नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं विजेंद्र और आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक लेटेस्ट वीडियो। जी हाँ फ्रेंड्स, यह जो वीडियो है वो हर एक वनडे कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूजफुल साबित होने वाला है। देखो फ्रेंड्स, पिछला जो वीडियो था उसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, वो उष्मा के बारे में डिस्कस किया था। तो उष्मा के अंदर हमने उष्मा के कुछ पार्ट को अपन ने डिस्कस कर लिया था। उससे नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो अपन इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने 5 दोस्तों को इस क्लास के बारे में ज़रूर बता दीजिए फ्रेंड्स। यही सबसे बड़ा आप हमारे लिए योगदान होगा आपकी तरफ से। तो देखो, पिछली क्लास के अंदर या पिछले वीडियो के अंदर आपने अगर देखा है तो अपन ने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था। उष्मा के बारे में अपन ने डिस्कस किया था और उष्मा के अंदर जैसे उसकी बेसिक बातें देखी थी, उसकी परिभाषा देखी थी, फिर तापमान के पैमाने देखे थे और फिर अपन ने फारेनहाइट पैमाने की जो परास है वो देखी थी। इसके बाद में अपन ने पारे के बारे में देखा था और एल्कोहल के जमाव बिंदु और उबाल बिंदु के बारे में अपन ने देखा था। इतनी बातें हमने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस कर ली थी। इससे आगे की जो बातें हैं वो अपन इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो के अंत तक जरूर आपको बने रहना है। तो आज वाली जो छोटी छोटी जो हेडिंग है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो अपनी हेडिंग है वो कौन सी है? पायरोमीटर। ठीक है, पायरोमीटर। पायरोमीटर, ठीक है। एक तो अपन पायरोमीटर के बारे में पढ़ेंगे, एक जो अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, एक अपन पढ़ेंगे शून्यांक के नियम के बारे में। शून्यांक, शून्यांक का नियम। एक जो अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे अपन त्रिक बिंदु ताप के बारे में। त्रिक बिंदु ताप के बारे में, त्रिक बिंदु ताप के बारे में। एक जो चीज अपन डिस्कस करेंगे वो पढ़ेंगे अपन परम परम शून्य ताप, परम शून्य ताप के बारे में डिस्कस करेंगे। ये छोटी छोटी जो बातें हैं ये अपन इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं और इन छोटी छोटी बातों के अंदर एग्जामिनर जो है वो हर बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में, पायरोमीटर के बारे में। किसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं? पायरोमीटर के बारे में। तो देखो, पायरोमीटर जो है ना, पायरोमीटर क्या होता है भाई? यह एक उच्च तापमापी होता है, यह उच्च तापमापी होता है, उच्च तापमापी होता है, यह एक उच्च तापमापी होता है। ठीक है, यह उच्च तापमापी होता है। इसके बाद में जैसे बात करता हूं, यह जो है ना, यह विकिरण विधि के ऊपर काम करता है। यह किसके ऊपर काम करता है? विकिरण विधि के ऊपर। यह विकिरण विधि के ऊपर कार्य करता है, विकिरण विधि पर कार्य करता है, विकिरण विधि, विकिरण विधि पर कार्य करता है। इसके बाद में बात कर लेते हैं, यह 500 से 700-800 डिग्री से ऊपर का जो तापमान है वो मापता है। यह लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का तापमान जो है वो मापता है। ठीक है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का तापमान, 500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का तापमान यह है मापता है। और यह किसके ऊपर काम करता है? यह विकिरण विधि के ऊपर कार्य करता है। इसके बाद में जैसे अपन बात कर लेते हैं, दूसरी चीज आपकी शून्यांक का नियम। ठीक है, शून्यांक का नियम। तो देखो, शून्यांक का नियम किसे कहते हैं, इसके लिए अपन एक चीज डिस्कस कर लेते हैं जो अपन क्लास ऑफलाइन के अंदर, क्लास के अंदर की कहानी सुनते हैं। ठीक है, तो देखो बचपन में क्या होता है, 9th 10th तक या फिर 11th 12th के अंदर जो गर्ल्स होती है उनके अंदर कोई भी जो 2-3 फ्रेंड्स होती हैं, उनके अंदर एक फ्रेंड्स ऐसी होती है जो अन्य 2 फ्रेंड्सों से बात नहीं करती है। ठीक है, इसको मैं एक डायग्राम ड्रॉ करके आपको समझाता हूं कैसे। 3 फ्रेंड्स हैं, एक तो है आपकी चंपा है, एक है आपकी चमेली है, ठीक है, और एक है आपकी परी। देखो, चंपा जो है ना, चंपा चंपा जो है वो चमेली से सॉरी, चंपा जो है वो चमेली से नहीं बोलती, लेकिन चंपा जो है वो परी से बोलती है। लेकिन
चमेली जो है वो चंपा से नहीं बोलती, लेकिन चमेली जो है वो परी से बोलती है। तो कहने का मतलब अब चंपा को अगर चमेली की बात पूछना हो या चमेली को चंपा की बात पूछना हो तो वो क्या करती है, चंपा जो है, चंपा तो है वो परी से पूछती है, फिर परी इससे पूछती है, फिर ये परी इससे पूछकर वापस जो है इस चंपा को इसकी बातें जो है वो बता देती है। ऐसा ही सेम कौन करती है, चमेली करती है। तो चमेली क्या करती है, जब इसकी बात इसको पूछना होता है तो वो डायरेक्ट न पूछ के वो किससे पूछती है, परी से पूछती है। ठीक है, ऐसी ऐसी बचपन के अंदर या फिर 11th-12th के अंदर या 9th-10th के अंदर गर्ल्स के अंदर काफ़ी ये ट्रेंड होता है ना। ये होता है मतलब कोई दो एक फ्रेंड जो है वो दोनों की कॉमन होती है और वो एक तीसरे से नहीं बोलती है। तो ऐसे ही फिर एक दिन होता है क्या, इस परी की वजह से ही ये दोनों भी आपस में बोलने लग जाती है। तो सेम ऐसे ही आपका शून्यांक का जो नियम जो है, शून्यांक का जो नियम है वो क्या कहता है, कोई भी एक निकाय, कोई निकाय ए है जिसका तापमान जो है वो कितना है भाई, टी ए है। ठीक है, कोई निकाय जो है जिसका तापमान क्या है, टी ए है। ठीक है, दूसरा जो निकाय है जिसका तापमान जो है वो क्या है, टी बी है, इसका तापमान कितना है, टी बी है। और तीसरा जो निकाय है या पिंड जो है इसका जो तापमान है वो कितना है, वो है आपका टी सी है। ठीक है, टी सी है। तो शून्यांक का नियम क्या कहता है, शून्यांक का नियम क्या कहता है, अगर अगर दो पिंड किसी तीसरे पिंड के साथ तापीय साम्य में होते हैं, अगर दो पिंड किसी तीसरे पिंड के साथ तापीय साम्य में होते हैं तो वे पिंड भी आपस में परस्पर तापीय साम्य में आ जाते हैं। ठीक है, यही नियम क्या कहलाता है, शून्यांक का नियम कहलाता है। तो कहने का मतलब ये पिंड जो है ये इस पिंड के साथ में तापीय साम्य में होता है तो ये पिंड भी इसके साथ तापीय साम्य में आ जाता है। ऐसे ही यह जो पिंड है वो इसके साथ तापीय साम्य में होता है तो यह पिंड भी इसके साथ में तापीय साम्य में आ जाता है। इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूँ, अगर इनके म्यूचुअल म्यूचुअल साम्य में होने की वजह से ये दोनों भी आपस में क्या आ जाते हैं, तापीय साम्य में आ जाते हैं। ठीक है, यही आपका क्या है, शून्यांक का नियम है। ठीक है, यही आपका शून्यांक का नियम है। और यह जो नियम है वो किसने दिया था, यह आर.एच. फॉलोवर ने दिया था। यह किसने दिया था, आर.एच. फॉलोवर ने दिया था। ठीक है, आर.एच. फॉलोवर ने दिया था। यह जो नियम है वो किसने दिया था, आर.एच. फॉलोवर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूँ, शून्यांक का जो नियम है इसे क्या कहते हैं भाई, इसे ताप की अवधारणा का नियम कहते हैं। इसे ताप की अवधारणा का नियम कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, इसे ताप की अवधारणा, इसे ताप की अवधारणा, ताप की अवधारणा का नियम कहते हैं। ठीक है, ताप की अवधारणा का नियम इसे कहते हैं। ठीक है, जीरोथ लॉ है ये। फ्लॉट स्लॉट वो आते हैं जो अपन स्पेशल थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ेंगे। देखो, यानी कि इसकी परिभाषा के आधार पर क्या आता है, इसकी परिभाषा जो है वो बहुत कम पूछता है, डायरेक्ट यही बात पूछता है कि शून्यांक का नियम या तो किसने दिया था, या फिर इसके आधार पर यह पूछता है इस नियम को किसकी अवधारणा का नियम कहते हैं। इसके अवधारणा ताप की अवधारणा का नियम कहते हैं। तो इसी बात को मैं क्या कह सकता हूँ फ्रेंड्स, इसी बात को मैं क्या कहता हूँ कि अगर कोई भी टी ए निकाय है वो टीबी निकाय के साथ में तापीय साम्य में है, और टीबी निकाय अगर टीबी निकाय जो है वो टीबी निकाय अगर टीसी निकाय के साथ तापीय साम्य में है तो परस्पर यहाँ से क्या निकल के आ जाता है, यहाँ से निकल के आ जाता है टी ए जो है वो किसके साथ साम्य में आ जाएगा, टी बी के साथ में, और टी बी किसके साथ साम्य में आ जाएगा, टी सी के साथ में तापीय साम्य में आ जाएगा। तो ये जो है कई बार ऑप्शन के अंदर ये सीक्वेंस देके भी आपको पूछ सकता है कि यह नियम कौन सा नियम है। ठीक है, तो टी ए बराबर टी बी बराबर टी सी यहाँ से निकल के आ जाता है कंक्लूजन। तो इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, शून्यांक का नियम कहते हैं। इसे ही शून्यांक का नियम कहते हैं। इसके बाद में अपन पढ़ लेते हैं त्रिक बिंदु ताप। इसे क्या कहते हैं, त्रिक बिंदु ताप पढ़ लेते हैं नेक्स्ट। त्रिक बिंदु ताप। ठीक है, त्रिक बिंदु ताप। त्रिक बिंदु ताप किसे कहते हैं फ्रेंड्स, यानी कि वह ताप जिस पर पदार्थ की तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं क्या कहलाता है, त्रिक बिंदु ताप कहलाता है। यानी कि वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ की तीनों अवस्थाएं जो है वो पाई जाती हैं त्रिक बिंदु ताप कहलाता है। ठीक है, ये बात आप लिख लेना।
यानी कि, या फिर ऐसे मैं यहाँ पे नोट ही कर देता हूँ, वह ताप जिस पर पदार्थ की जिस पर पदार्थ की तीनों अवस्थाएं जिस पर पदार्थ की तीनों अवस्था पाई जाती है, क्या कहलाता है? त्रिक बिंदु ताप कहलाती है। अब देखो पिछले वीडियो के अंदर या फिर इससे पहले जो अपन ने उसमें पढ़ी थी, उसके अंदर अपन ने ये देखा था कि जब तापमान के पैमाने देखे थे, विभिन्न पैमाने जो है वो तापमान के पैमानों के अंदर संबंध देखा था। उसके अंदर मैंने एक बात आपको बताई थी कि डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए अपन क्या जोड़ते हैं? 273.15 जोड़ते हैं। लेकिन अपन ने कहा था कि यहाँ पे अपनी सुविधा के लिए अपन सिर्फ और सिर्फ सीधा सीधा याद कर लेते हैं 273 ही। लेकिन एक बिंदु या फिर एक ऐसा टॉपिक आएगा जिसके अंदर इस 0.15 का बहुत बड़ा रोल हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिक बिंदु ताप जो है वो कितना होता है भाई? पानी के रेफरेंस में कितना होता है? त्रिक बिंदु ताप कितना होता है भाई? वो होता है आपका 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। जब अब यहां से आप अनुमान लगा सकते हो कि देखो 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ही अगर तीनों अवस्थाएं अगर पाई जा रही है तो 0.15 जो डिग्री सेंटीग्रेड है उसका तो बहुत बड़ा रोल हो जाता है। ठीक है, इसीलिए अगर मैं बात करूं इसी को केल्विन में, इसी को किस में पूछूं मैं? केल्विन में। तो केल्विन में पानी का त्रिक बिंदु ताप जो है वो कितना होता है? वो होता है आपका 273.15 प्लस 0.01। इसे आगे मैं फर्दर क्या लिख सकता हूं? 273.16 केल्विन। ठीक है फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ये जो बात है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। क्योंकि कई बार जो है एग्जामिनर 4 ऑप्शन देगा तो पहले ही ऑप्शन में आपको 273 दे देगा, दूसरे में 273.15। तो कुछ बच्चे वो दिमाग लगा के ये सोच लेंगे 273 तो नहीं होगा, 273.15 इसका आंसर होगा। लेकिन वास्तव में जब आप देखते हो तो इसका आंसर क्या मिलता है? 273.16 मिलता है। ठीक है, तो यही एग्जैक्ट इसका आंसर होगा जो अपने पिछली क्लास में या फिर इससे पहले जो भी अपने कंटेंट पढ़ा था उसके अंदर डिस्कस किया था। इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स, एक आता आपका एक टॉपिक कौन सा था? परम शून्य ताप था। कौन सा था? परम शून्य ताप। तो परम शून्य ताप किसे कहते हैं? परम शून्य ताप, परम शून्य ताप। ठीक है, परम शून्य ताप। तो देखो परम शून्य ताप जो है किसे कहते हैं? यानी कि वह ताप जिसके ऊपर किसी भी कण पिंड या वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है जो है वो क्या हो जाए? शून्य हो जाए। किसी भी कण पिंड या वस्तु की जो गतिज ऊर्जा क्या हो जाए? शून्य हो जाए। ठीक है, गतिज ऊर्जा शून्य हो जाए, क्या कहलाता है? परम शून्य ताप कहलाता है। गतिज ऊर्जा क्या हो जाए? शून्य हो जाए, क्या कहलाता है? परम शून्य ताप कहलाता है। तो परम शून्य ताप का मान जो है वो कितना होता है भाई? परम शून्य ताप का मान कितना होता है? परम शून्य परम शून्य ताप का जो मान है वो कितना होता है? ये होता है आपका माइनस का 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। माइनस का 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर इसी को मैं किस में पूछूं? केल्विन में। किस में पूछूं? केल्विन में। तो केल्विन में कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? केल्विन में कितना हो जाएगा? माइनस का 273.15 प्लस 273.15 बराबर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 0 केल्विन। ठीक है, कितना आ जाएगा? 0 केल्विन इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बात तो हर एक बच्चा याद कर रखा है कि 0 केल्विन को अपन क्या कहते हैं? परम शून्य ताप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज निकल के आती है कि केल्विन के अंदर परम शून्य ताप का मान जो है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि यानी केल्विन पैमाने के ऊपर कितना होता है? यानी कि कोई भी ऋणात्मक मान नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि परम शून्य ताप का मान जो है वो कितना होता है? माइनस का 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इससे नीचे तो जा नहीं सकता। अब ये नहीं जा सकता तो इसका मतलब केल्विन में अधिकतम क्या आ सकता है? केल्विन में अधिकतम कितना आता है? 0 केल्विन। तो 0 से नीचे तो किसी भी परिस्थिति में नहीं जा सकता। तो यहां से अपन नोट लगा के एक चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? कि केल्विन पैमाने पर
केल्विन पैमाने पर, केल्विन पैमाने पर ऋणात्मक मान, ऋणात्मक मान नहीं पाया जाता है। ठीक है, परम शून्य ताप का मान, परम शून्य ताप का मान केल्विन पैमाने के ऊपर ऋणात्मक मान नहीं पाया जाता है। इसके बाद में देखो ये एक जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है या फिर कौन सी तत्व है, धातु है, जिसका तिर्क बिंदु ताप है वो नहीं पाया जाता है। तो कौन सा है भाई? हीलियम जो है, हीलियम का जो है तिर्क बिंदु ताप नहीं पाया जाता है। तो यहाँ से आप नोट्स कर सकते हो हीलियम का तिर्क बिंदु ताप, तिर्क बिंदु ताप, तिर्क बिंदु ताप, हीलियम का तिर्क बिंदु ताप नहीं पाया जाता है। ठीक है, नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, हीलियम का तिर्क बिंदु ताप जो है वो आपका नहीं पाया जाता है। इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूं, ये तो थी आपकी जो छोटी छोटी जो हेडिंग है, जो बेसिक जो बातें हैं वो थी। तो अब इससे आगे एक दो बातें अपन और डिस्कस करें, तब तक आप जो है ये चीज़ एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट चीज़ है उसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। और इसकी पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाह रहे हो ना, पीडीएफ, तो आप टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपकी इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद में एक छोटी सी हेडिंग है वो और देख लेते हैं इसी के अंदर, ऊष्मा संचरण की विधियाँ। ऊष्मा संचरण की विधियाँ, ऊष्मा संचरण की विधियाँ, ऊष्मा संचरण की विधियाँ। ठीक है, तो देखो तीन विधियाँ आती हैं। एक तो आपकी कौन सी आती है? पहली विधि आपकी आती है चालन विधि, पहली विधि आती है आपकी कौन सी? चालन। दूसरी कौन सी आती है आपकी? सहवन विधि, चालन विधि। एक आती है आपकी सहवन विधि, सहवन विधि। और तीसरी आपकी कौन सी आती है? विकिरण विधि, विकिरण विधि। ठीक है फ्रेंड्स, देखो ये तीन विधियां आती है किसकी? ऊष्मा संचरण की तीन विधियां। देखो चालन विधि जो है, चालन विधि, इनकी परिभाषाओं से आज तक जो क्वेश्चन है वो आया नहीं है। तो डायरेक्ट जो है वो क्या क्वेश्चन आता है वो भी आपको मैं बता देता हूं। देखो चालन विधि जो है ना, चालन विधि, इसके अंदर होता क्या है? चालन विधि के अंदर जितने भी जो ठोस पदार्थ है, जितने भी ठोस पदार्थ है, सारे के सारे वो कौन सी विधि के द्वारा गर्म होते हैं? चालन विधि के द्वारा गर्म होते हैं। ठीक है, सभी ठोस जो है, सभी ठोस, सभी ठोस चालन विधि द्वारा गर्म होते हैं। ठीक है, चालन विधि द्वारा, चालन विधि द्वारा गर्म होते हैं। ठीक है, अब देखो चालन विधि के अंदर होता क्या है? चालन विधि के अंदर यह होता है कि जैसे मान लो मैं इसका उदाहरण देके आपको बताऊं कि जैसे कोई भी चम्मच है, ठीक है, ये क्या आपकी चम्मच, ठीक है, ये चम्मच है। इस चम्मच को आप बर्नर की सहायता से, जैसे मान लो आप इस बर्नर की सहायता से इसे गर्म करना चाह रहे हो, इसे गर्म गर्म करना चाह रहे हो। ठीक है, इसे गर्म करना चाह रहे हो। जब इसे गर्म करोगे तो सबसे पहले यहां से आपने इसको इसको गर्म करना शुरू किया, यहां से इसको गर्म करना शुरू किया। तो 5 मिनट के बाद में क्या इस वाला जो हिस्सा है जिसको आपने पकड़ रखा है, ये जो वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा भी गर्म हो जाएगा? क्या हो जाएगा 5 मिनट के बाद में? तो आपने एक चीज नोट की होगी कि आपने इसको उष्मा तो यहां से देना शुरू की, इसको उष्मा तो आपने यहां से देना शुरू की, लेकिन इसका पीछे वाला हिस्सा भी 5 मिनट के बाद में गर्म हो जाता है। तो ये गर्म क्यों हुआ? तो इसमें होता क्या है कि इसमें जो पदार्थ के जो कण है, इसमें पदार्थ के जो कण है, ये उष्मा या ऊर्जा पाकर जो है, ऊर्जा या उष्मा पाकर अपने अगल बगल वाले अणुओं को ही स्थानांतरित कर देते हैं। ठोस होने के कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा नहीं पाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जा नहीं पाते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, यानी कि जो उष्मा का स्थानांतरण जो है वो आपने अगल बगल वाले अणुओं को ही कर दिया था। तो सीधे सीधे मैं कह सकता हूं कि यानी कि उष्मा या ऊर्जा पाकर जो है
ठोस के जो कण है वो उछलने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन वो उछल नहीं पाते हैं। वो किसके कारण? वो ठोस होने के कारण। और अपनी जो भी ऊष्मा या ऊर्जा प्राप्त की है यहाँ से इसको गर्म करने के बाद में, तो वो अपने अगल बगल वाले अणुओं को ही स्थानांतरित कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या है, जितने भी ठोस पदार्थ है वो सारे के सारे चालन विधि के द्वारा गर्म होते हैं। इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूँ सहवन विधि। तो देखो सहवन विधि के अंदर क्या होता है, जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी द्रव्य जो हैं और गैसें जो है, वो सारी की सारी द्रव्य और गैस जो है वो किसी विधि के द्वारा गर्म होती हैं? सहवन विधि के द्वारा। ठीक है, सभी द्रव्य, सभी द्रव्य, द्रव्य व गैस, ठीक है, सभी द्रव्य व गैस, ऐसे लिख लो, सभी द्रव्य व गैसों का गर्म होना, का गर्म होना। ठीक है, किसके द्वारा पॉसिबल है? सहवन विधि के द्वारा पॉसिबल है। देखो सहवन विधि के अंदर क्या होता है, यानी कि जो सभी द्रव्य और गैस जो है वो सहवन विधि के द्वारा गर्म होते हैं। और इसमें क्या होता है कि जब अपन किसी भी अणुओं को, किसी भी पदार्थ के अणुओं को ऊर्जा या ऊष्मा देते हैं, तो वो क्या होते हैं? द्रव्य या गैस होने की वजह से क्या होते हैं, अपने स्थान छोड़कर, अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर ऊष्मा या ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो पदार्थ के जो कण है, ठीक है, पदार्थ के जो कण है वो अपना स्थान नहीं छोड़ते। ठीक है, इसमें अपना स्थान नहीं छोड़ते। तो चाहो तो लिख सकते हो आप, स्थान नहीं छोड़ते। ठीक है, जबकि इसमें जो ऊर्जा का या ऊष्मा का जो स्थानांतरण है, वो जो कण है वो अपना स्थान छोड़कर आगे दूसरे अणुओं को कर देते हैं, स्थान छोड़ते हैं। बस उसमें कोई खास बात इसमें है नहीं, बस यही बात पूछता है इनके उदाहरण से, यानी कि ठोस कौन सी विधि के द्वारा गर्म होते हैं, ठीक है, सभी द्रव्य वो कौन सी विधि के द्वारा गर्म होते हैं। तो सर्दियों के दिनों में कभी आपने पानी गर्म किया हो तो पानी जो है वो नीचे से गर्म होना शुरू होता है और ऊपर से आपको ठंडा ठंडा ही महसूस होता है। ठीक है, जब इसके अपोजिट भी कई बार महसूस होने लग जाता है। इसके बाद में जिसमें बात कर लेता हूँ विकिरण। तो देखो सूर्य की जो ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा जो है वो हमारे तक किसी विधि के द्वारा पहुंचती है? विकिरण विधि के द्वारा पहुंचती है। यानी कि सूर्य की जो भी ऊर्जा है वो हमारे वायुमंडल के अंदर किस विधि के द्वारा पहुंचती है? विकिरण विधि के द्वारा। जबकि जो वायुमंडल जो है वो वायुमंडल गर्म किस विधि के द्वारा होता है? वायुमंडल गर्म किस विधि के द्वारा होता है? सहवन विधि के द्वारा गर्म होता है। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हो वायुमंडल जो है ना, वायुमंडल 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 जो है वो सहवन विधि के द्वारा, सहवन विधि के द्वारा, वायुमंडल सहवन विधि द्वारा, वायुमंडल सहवन विधि द्वारा गर्म होता है। जबकि सूर्य की जो ऊर्जा है, ठीक है, जबकि सूर्य की ऊर्जा, जबकि सूर्य की जो ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की जो ऊर्जा है हमें हमें किस विधि के द्वारा पहुंचती है? हमारे पास विकिरण विधि के द्वारा पहुंचती है। तो ये तीन विधियां थी ऊष्मा संचरण की विधियां। इनके अंदर जो एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन यही पूछता है मैक्सिमम से बार कि ठोस कौन सी विधि के द्वारा गर्म होते हैं, द्रव्य कौन सी विधि के द्वारा गर्म होते हैं, और जो वायुमंडल जो है वो कौन सी विधि के द्वारा गर्म होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी इसके अंदर बेसिक बातें। इसके बाद में जैसे अपन बात कर लेते हैं, एक छोटी सी चीज आती है आपकी गुप्त ऊष्मा। ठीक है, गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा और यहां पे पढ़ लेते हैं, लेटेंट हीट जिसको बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा। ठीक है, गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट जिसको बोला जाता है, गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं भाई? यानी किसी भी पदार्थ की जो अवस्था परिवर्तन में आवश्यक ऊष्मा की मात्रा जो है वो क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? अवस्था परिवर्तन में। ठीक है, यहां से लिख सकता हूं अवस्था परिवर्तन में, अवस्था परिवर्तन में, अवस्था परिवर्तन में आवश्यक 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 ऊष्मा की मात्रा, अवस्था परिवर्तन में आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा है वो क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा कहलाती है। इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूं, जैसे जैसे कभी आपने महसूस किया होगा, ठीक है, गर्म कोयले की तुलना में, गर्म कोयले की तुलना में रोटी की जो भाप होती है उससे हाथ अधिक जलता है। क्यों जलता है?
उस कोयले की तुलना में उस भाप की जो गुप्त ऊष्मा जो है, उस भाप की जो गुप्त ऊष्मा है वो अधिक होती है। यही इसके पीछे कारण है जो एग्जामिनर कई बार पूछता है। ठीक है, तो इसी चीज को अपन लिख सकते हैं गर्म कोयले की तुलना में, गर्म कोयले की तुलना में भाप से, ठीक है, भाप से हाथ अधिक जलता है, हाथ अधिक जलता है, अधिक जलता है। क्यों? क्योंकि जो भाप है, भाप जो है उसकी गुप्त ऊष्मा क्या होती है, सर्वाधिक होती है या अधिक होती है। ठीक है, इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूं, जैसे आपने एक चीज देखी होगी, यानी जो बर्फ होती है ना, बर्फ 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 जो है, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बर्फ जो है वो कौन सी अवस्था में होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बर्फ कौन सी अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में होती है। ठीक है, ठोस अवस्था में होती है। और उसी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, उसी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ठीक है, ये जो बर्फ है वो किस में बदल जाती है? पानी में भी बदल जाती है। ठीक है, पानी में भी बदल जाती है। अब देखो ये पानी जो है वो कौन सी अवस्था है? द्रव अवस्था है। आपने देखा होगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के ऊपर जो है वो पानी की क्या बन जाती है? बर्फ बन जाती है। तो आप जैसे ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान आपने बढ़ाया, जैसे ही आपने तापमान बढ़ाया तो उस बर्फ का पानी बन जाता है। तो पानी बन जाता है, इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, बर्फ जो ठोस अवस्था में थी वो अब जो है वो कौन सी अवस्था में आ गई? द्रव अवस्था में आ गई। तो ठोस से द्रव अवस्था में बदलने के लिए, ठोस से द्रव अवस्था में बदलने के लिए उसकी अवस्था परिवर्तन हुई, अवस्था परिवर्तित हुई। तो अवस्था परिवर्तित हुई उसके लिए अपन को क्या चाहिए? लेटेंट हीट चाहिए, यानी कि गुप्त ऊष्मा चाहिए। क्या चाहिए अपन को? गुप्त ऊष्मा चाहिए। तो इस ठोस से द्रव अवस्था के अंदर बदलने के लिए हमें क्या चाहिए? गुप्त ऊष्मा चाहिए। ठीक है, और यही इसकी परिभाषा है, यानी कि अवस्था परिवर्तन में आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा है वो क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, तो ये कितनी कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है? ये होती है आपकी, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं गुप्त ऊष्मा। वो कितनी होती है भाई? ये होती है आपकी 80 कैलोरी, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। कितनी होती है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। इसके बाद में जैसे मैं बात कर लेता हूं, सेम ऐसे ही, सेम एज इट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ठीक है, पानी जो है वो कौन सी अवस्था में होता है भाई? 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो पानी है वो कौन सी अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, द्रव अवस्था में होता है। और जैसे उसी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, उसी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो पानी की है वो क्या बन जाती है भाई? वो क्या बन जाती है? वाष्प बन जाती है या भाप बन जाती है, बन जाती है। ठीक है, तो जैसे ही आपने तापमान परिवर्तित किया, जैसे ही आपने तापमान परिवर्तित किया, इसमें हल्का सा प्रोसेस होती है, हल्की सी। ठीक है, तो जैसे ही आपने तापमान परिवर्तित किया तो वही जो पानी है, वही पानी जो है वो क्या बन जाता है? अरे यहां से मैं लिख सकता हूं, द्रव से किस में बन जाता है? गैस अवस्था में बदल जाता है। ठीक है, द्रव से गैस अवस्था के अंदर बदल जाता है। तो देखो इसी इसी के ऊपर द्रव से ये किस में बदला? गैस अवस्था में बदला, यानी कि अवस्था परिवर्तित हुई। तो इस अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा की जो मात्रा है, गुप्त ऊष्मा की जो मात्रा है, गुप्त ऊष्मा, तो गुप्त ऊष्मा की जो मात्रा है वो कितनी होती है भाई? वो कई जगह 536 मिलेगा, कई जगह आपको 540 मिलेगा। तो 540 आप एक बार सही मान के चल सकते हो, 36 मिले तो 36 भी सही हो जाएगा। तो 540 कैलोरी प्रति ग्राम, 540 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, ये इतनी ऊष्मा इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे ही आप बर्फ को पानी में बदलते हो, बर्फ को पानी में बदलते हो तो आपको 80 कैलोरी प्रति ग्राम। तो इस बात को मैं सीधे सीधे शब्दों में यह कह सकता हूं कि 1 ग्राम बर्फ को, 1 ग्राम बर्फ को, 1 ग्राम बर्फ को पानी में बदलने के लिए, या सीधे सीधे शब्दों में कह सकता हूं उसकी ठोस अवस्था से
द्रव अवस्था में बदलने के लिए आपको 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। वो कौन सी? गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होगी। ऐसे मैं कह सकता हूं कि 1 ग्राम पानी को द्रव से गैस में बदलने के लिए उसी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपको 540 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता आपको होगी। ठीक है, इसके बाद में जैसे अपन एक छोटी सी ये देख लेते हैं, आपने इसका सूत्र नहीं लिखा। ठीक है, इसका सूत्र, तो इसका सूत्र क्या होता है भाई? यहां पे लिख देता हूं मैं। ठीक है, गुप्त ऊष्मा का सूत्र क्या होता है? तो गुप्त ऊष्मा देखो, Q बराबर क्या होती है? Q बराबर क्या होती है आपकी? एम एल होती है। ठीक है, यहां से जो एल जो है ना, एल, ये एल क्या है? ये लेटेंट हीट है। ये क्या है? ये गुप्त ऊष्मा है। तो यहां से एल बराबर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? यह आ जाएगा आपका Q/M। यही आपकी क्या है? गुप्त ऊष्मा है। ठीक है, यही आपकी क्या है? गुप्त ऊष्मा है। और गुप्त ऊष्मा का जो मात्रक है, वो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? ये आ जाएगा, ये क्या है? ऊष्मा का मात्रक क्या होता है भाई? जूल। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। जूल प्रति केजी, ये क्या हो जाता है? या इसी चीज को अपन क्या लिख सकते हैं? कैलोरी प्रति ग्राम भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रख लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आज का ये जो लेक्चर है वो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो अभी सभी साथियों के साथ में शेयर करना नहीं भूले। नोट्स में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी।